इस बात की जमानत तुम दोगे कि बाहर जाने के बाद ये हमारा राज अफशा नहीं करेगा? ग्राहम ने विल्सन से कहा। मैंने जल्दी से कहा, चंद सिक्कों की खातिर मैं अपनी साख का सौदा नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी दिलचस्पी पैसे में है। तुम लोगों ने जो कुछ किया उससे मुझे कोई गरज नहीं। ग्राहम ने तमस्खराना अंदाज में कहा, ये कोई जमानत तो नहीं है मिस्टर बंस, या हम तुम्हारी जबान पर यकीन कर लें। मैंने बड़े सुकून से कहा, मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ग्राहम ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ती है। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की नाल पर भी तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हो। मैंने कहा, मेरा मुतालबा मानने में जितनी देर लगाओगे उतना ही तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। मैं अपनी मालूमात की कीमत बढ़ा भी सकता हूँ। ग्राहम ने तहकीर आमेज अंदाज में कहा, लाशें न कीमत बढ़ा सकती हैं और ना घटा सकती हैं, वो तो सिर्फ खामोश रहा करती हैं। मैंने उसी के अंदाज में कहा, सिर्फ लावारिस लाशें। जिन लाशों के वरसा मौजूद हों वो गले का फंदा बन जाया करती हैं। एक लम्हे के लिए तो मेरे जवाब ने ग्राहम पर सख्ता तारी कर दिया। उसके अंदाजे के मुताबिक मुझे उसकी शख्सियत से न सही उसके रिवॉल्वर से किसी न किसी हद तक मरूब हो जाना चाहिए था। आमतौर पर उससे मिलने वाले तो उसकी शख्सियत देखकर ही मरूब हो जाया करते होंगे, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी खौफजदा होने का तासुर नहीं दिया। मैं खौफजदा था ही नहीं। ग्राहम अपने रिवॉल्वर समेत मेरे लिए किसी खिलौने से ज्यादा वक़्त नहीं रखता था। ग्राहम ने संभल कर कहा, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठोगे मिस्टर। मैंने तल्ख लहजे में कहा, यह खेल मेरे लिए नया नहीं है मिस्टर ग्राहम। मुझे मालूम है तुम लोग आसानी से रकम गिराह से नहीं निकालते। जाहिर है जो लोग सदारती महल से ताल्लुक रखने वाली कार को सरेआम बम से उड़ाने की हिम्मत रखते हों, उनके लिए मुझ जैसे आदमी के खून से हाथ रंग लेना क्या बड़ी बात होगी। मुझे इस किस्म के खेल खेलते हुए बरसों हो चुके हैं मिस्टर ग्राहम। मैं पहले अपनी मजबूती करता हूँ, उसके बाद तुम जैसे लोगों का सामना करता हूँ। यकीन न आए तो मेरे बगैर होटल से निकलने की कोशिश करके देख लो। यकीन करो, होटल के दरवाजे से निकलने से कबल ही गिरफ्तार हो जाओगे। ग्राहम बेयकीनी से मुझे देख रहा था और पलकें झपका रहा था। विल्सन ने बिगड़ कर कहा, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि बात बढ़ाओगे तो उलझ जाएगी। अब भी वक्त है, रिवॉल्वर जेब में रख लो। मैंने इस जहरीले लहजे में कहा, नहीं, अब वक्त गुजर चुका है मिस्टर ग्राहम। तुमने पहले ही शराफत का सबूत दिया होता तो और बात थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ यहां आया हूं। इसलिए अब अगर तुमने रिवॉल्वर वापस रख लिया तो भी मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगा। तुम लोगों को खुद पर बहुत नाज है। अब तुम मुझे 1 लाख अमरीकी डॉलर अदा करोगे। विल्सन ने कहा, हमसे उतनी ही रकम तलब करो जितनी हम फराहम कर सकें। मैंने कहा, तुम लोग सयाहत पर निकले हुए कोई उठाई गिरे या फकीर नहीं हो। विल्सन ने धीमे लहजे में कहा, हमने गलत बयानी की थी। यकीन करो, इस वक्त हम जिस मुश्किल में फंस गए हैं उससे रिहाई के लिए बड़ी से बड़ी रकम कम है, मगर हम क्या करें। मैंने कहा, हर शख्स पहले पहल यही कहता है मिस्टर विल्सन, लेकिन आखिरकार मेरा मुतालिबा पूरा कर देता है। मुझे इससे भी गरज नहीं है कि तुमने पहले गलत बयानी की थी या अब कर रहे हो। विल्सन ने एक ठंडी सांस ली, बोला, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, तुम्हारा मुतालिबा पूरा कर दें या मौत को गले लगा लें, लेकिन फौरी तौर पर तो इतनी बड़ी रकम मुहैया नहीं की जा सकती। हमें मोहलत दरकार होगी। मैंने कहा, मोहलत तो दी जा सकती है, लेकिन मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। तुमको रकम की अदायगी तक मेरी कैद में रहना होगा। ग्राहम उछल कर खड़ा हो गया, बोला, बहुत हो गई। इतनी तस्लीर मैंने पूरी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं की। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्राहम के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो होशो हवास खो चुका है और कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। मैंने बड़ी तेजी से फैसला किया और ग्राहम के साथ साथ खुद भी हरकत में आ गया। ग्राहम ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। इस बार वो यकीनी तौर पर मुझ पर फायर कर देता, लेकिन उसके लिए उसे मोहलत दरकार थी। रिवॉल्वर पूरी तरह गिरफ्त में लेने और फिर निशाना लेकर गोली चलने की मोहलत। मैं उसे मोहलत फराहम कर देता तो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक कहलाता। उधर ग्राहम ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और इधर मैंने उस पर छलांग लगाई। इससे कबल भी वो मुझ पर रिवॉल्वर निकाल चुका था और उस वक्त मेरी तरफ से उसे किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए वो कम से कम इस तरफ से तो कतन बेफिक्र था। बेफिक्र न होता तब भी कोई फर्क न पड़ता। उसने रिवॉल्वर निकालने के मामले में इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा किया था। इससे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा वो कर ही नहीं सकता था, लेकिन वो मुझसे बहुत पीछे रह गया। उसका हाथ जेब से बाहर आते ही मैंने रिवॉल्वर उसके हाथ से झपट लिया। डेविड रेयान और विल्सन तो शायद देख ही न सके होंगे कि मैंने क्या किया था, इसलिए कि जो कुछ भी हुआ वो उनके लिए कतई गैर मुतवक्के था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ग्राहम पर यूं झपट पड़ूंगा। मैंने ग्राहम से सिर्फ रिवॉल्वर झपट लेने पर ही इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उससे रिवॉल्वर छीनने के साथ साथ मैंने उसे उठाकर कमरे के वस्त में रखी मेज पर फेंक दिया।
मेज पर कॉफी के बर्तन रखे हुए थे। ग्राहम पर तो जो भी गुजरी हो, मगर चीनी के बने हुए नाजुक बर्तन उसका बोझ न सहार सके। जो पूरी तरह जद में आए किरचियों में तब्दील हो गए और जिनकी किस्मत अच्छी थी, कालीन पर गिरना उनका मुकद्दर बना। सेंटर टेबल मजबूत थी, वरना सदाए एहतजाज जरूर बुलंद करती। डेविड और विल्सन दोनों ही हैरत से मुंह फाड़े खड़े थे। यूं मालूम होता था जैसे वो दोनों जादू के जोर से मुजस्समों में तब्दील कर दिए गए हों। दोनों में से एक को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। विल्सन तो खैर ग्राहम का साथी था, लेकिन मैंने इब्तिदा ही में अंदाजा लगा लिया था कि डेविड भी उन दोनों से बखूबी वाकिफ था। वो दोनों उसे मेकअप की वजह से नहीं पहचान सके थे, वरना इस वक्त सूरत हाल कुछ और ही होती। ग्राहम सेंटर टेबल पर पड़ा छत को घूरे जा रहा था। उसे चोटें इतनी नहीं आई थीं जितना धचका पहुंचा था। मेरे बारे में उसका अंदाजा शुरू से ही गलत था। उसका रवैया तहकीर आमेज था, जबकि विल्सन के अंदाज में बुर्दबारी थी। उसने मेरी बातों की अहमियत से किसी भी लम्हे इनकार नहीं किया था। ग्राहम का हद से बढ़ा हुआ जोम उसे ले डूबा था। मैंने बावकार अंदाज में कहा, कैप्टन बंस डिले तुमसे मुखातिब है मिस्टर ग्राहम। स्टेट का मुजरिम करार देते हुए मैं तुम्हें हिरासत में लेते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। टेबल पर गिरने के बाद ग्राहम ने पहली बार पलकें झपकाईं और उठकर बैठने की कोशिश की, मगर लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। विल्सन हनूज दम बखुद था। मैंने कहा, और मिस्टर विल्सन, तुम्हारे अच्छे रवैये और बुर्दबारी के बायस मैं तुम्हें सिर्फ 25,000 अमरीकी डॉलर के इवज गोएटे हिल से निकल जाने दूंगा। विल्सन ने चौंक कर मुतशक्कराना नजरों से मेरी तरफ देखा। बोला, तुम एक उसूल पसंद आदमी हो मिस्टर डिले, लेकिन मेरी दरखास्त है कि ग्राहम को एक मौका और दो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी दरखास्त पर जरूर गौर करता मिस्टर विल्सन, लेकिन मुझे अभी अभी ख्याल आया है कि ग्राहम की गिरफ्तारी के कारनामे पर मुझे प्रमोशन तो मिलेगा ही, उसके अलावा नकद इनाम से भी नवाजा जाएगा। मेरी फाइल में जो तौसीफी असनाद लगेंगी वो एक अलग क्रेडिट होगा। मैं एक बाइज्जत शहरी हूँ मिस्टर विल्सन। माशरे और महकमे में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए भी तो मुझे कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मैं मिस्टर ग्राहम का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका इनायत किया। अगर ये इस कदर खुदसरी का मुजाहिरा न करता तो मैं कभी इसे गिरफ्तार न करता। ग्राहम गुर्राया, तुम एक धोखेबाज आदमी हो। अगर तुमने धोखे से हमला न किया होता तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली बराबर करके रख देता। मैंने कहा, तुमने देखा मिस्टर विल्सन, अभी इसके दिमाग के कीड़े नहीं झड़े। इसके ख्याल में जो कुछ भी हुआ वो इसकी गफलत का नतीजा था। मेरी महारत का इसमें कुछ दखल नहीं। विल्सन ने कहा, अब भी वक्त है ग्राहम, होश में आ जाओ। मिस्टर डिले से माजरत कर लो, मुमकिन है ये तुम्हारी पहली गलती माफ करने पर आमादा हो जाए। ग्राहम ने इंतहाई हक़ारत से कहा, मैं इस छोकरे से माफी नहीं मांगूंगा। इस जैसे मालूम नहीं कितने तुम मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं। मैंने कहा, तुम मुझसे हरगिज माफी मत मांगो ग्राहम, मुझे इसकी कोई तमन्ना भी नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने ज्यूरी के सामने माफी मांगी तो वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ग्राहम ने सीना तान कर कहा, ग्राहम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ग्राहम गिरफ्तार होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तू मुझे मार सकता है, गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैंने कहा, इसने मुझे ललकारा है मिस्टर विल्सन, और ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि जो भी मुझे ललकारे मैं उससे मुकाबला जरूर करता हूँ। मैंने इसे गोली मार दी तो मुझे सारी जिंदगी इसे गिरफ्तार न करने का कलक रहेगा, लिहाजा मैं इसे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। इस दौरान मुमकिन है तुम फरार होने की कोशिश करो, लेकिन ये ख्याल रखना कि ऐसी किसी कोशिश में तुम खुद भी गिरफ्तार हो सकते हो। जब तक मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ, तुम्हारे कमरे से एक मक्खी भी बाहर निकल कर नहीं बच सकती। होटल के गिर्द इंटेलिजेंस वालों की फौज मौजूद है और अंदर मेरे साथी जो किसी भी हंगामी सूरत में सिर्फ एक सिग्नल देकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे रवैये से मैं बहुत खुश हुआ हूँ और तुम्हें कोई नुकसान पहुँचते नहीं देख सकता। मुझे उम्मीद है कि न तुम फरार होने की कोशिश करोगे और ना ही मेरे और ग्राहम के दरमियान आने की कोशिश करोगे, और यही हिदायत तुम्हारे लिए भी है। मैंने रिवॉल्वर डेविड की तरफ उछालते हुए कहा, तुम्हें विल्सन पर नजर रखनी है। अगर ये जरा सी भी हरकत करे तो तुम फायर कर सकते हो। तुम्हें ग्राहम की तरफ से होशियार रहना है। ये बदतैनत आदमी है, इसकी नीयत में किसी वक्त भी फतूर आ सकता है। मुमकिन है तुम्हें गाफिल पाकर ये तुम पर झपट पड़ने की कोशिश करे। ऐसे किसी भी मौके पर तुम बेदरीख गोली चला सकते हो। डेविड के अंदाज से यूं लग रहा था जैसे वो मुझे ग्राहम से न उलझने का मशवरा देना चाहता हो। उसकी हमदर्दियां मेरे साथ हो गई थीं और ये बड़ी खुशाइंद बात थी। रैंडल की तरफ से तो वो बदजन हो ही चुका था और अब इन लोगों से बरसरे पैकार था जो उसे कत्ल करने की कोशिश में मुलव्विस थे। शायद वो मुझे बताना चाहता था कि खाली हाथ ग्राहम से मुकाबला करके मैं खसारे में रहूंगा। अगर वो ऐसा समझ रहा था तो ये उसकी भूल थी। वो शायद ली कोआन से वाकिफ नहीं था और ना ही उसे मेरी सलाहियतों का कोई अंदाजा था। लेकिन मैं खूब जानता था कि ग्राहम किस कदर खौफनाक साबित हो सकता है। वो चोट खाया हुआ सांप था जो मुझे डसने के लिए बेताब था।
ग्राहम कमरे के वस्त में खड़ा मुझे किसी सांप की तरह ही पलकें झपकाए बगैर घूर रहा था। मेरी खुद एतमादी यकीनन उस पर असरअंदाज हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक रिवॉल्वर बरदार शख्स अपनी मर्जी से निहत्था होकर किसी के मुकाबले पर उतर सकता है। अपने बारे में उसका गुमान यही था कि वो मुझे पीस कर रख सकता है। मैंने कहा, तुमने ऐलान किया था कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और मैंने तुम्हें जिंदा ही गिरफ्तार करने का अहद किया है। पहले तो बकौल तुम्हारे मैंने तुम पर धोखे से हमला किया था, लेकिन अब तो तुम पूरी तरह तैयार हो। इसके बावजूद मैं तुम पर हमला करने में पहल नहीं करूंगा। तुम जैसे झूठे आदमी से कुछ बैद नहीं कि बाद में फिर कोई इल्जाम आयद कर दे। मैं तुम्हें पूरी तरह बेबस करके मारना चाहता हूँ। ग्राहम की आंखों में खून उतर आया था और वो किसी बिफरे हुए सांड की तरह मेरी तरफ बढ़ा। लाशौरी तौर पर वो मुझसे खौफजदा हो चुका था। उसका मेरी तरफ बढ़ने का अंदाज ऐसा था कि मैं उससे खौफजदा हो जाऊं। शायद उसे मुझसे शिकस्त खा जाने का खौफ था, और लाशौरी तौर पर इस बात का ख्वाहिशमंद था कि मैं खुद ही खौफजदा होकर उससे मुकाबले से दस्तबरदार हो जाऊं। लेकिन जाहिर है उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। मैं अपनी जगह संभल कर खड़ा हो गया। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था, लेकिन मैं पूरी संजीदगी से मुकाबला करना चाहता था। जो लोग हरीफ को कमजोर या कमतर समझने की गलती करते हों, वो उमूमन खसारे में ही रहते हैं। मेरे करीब आकर ग्राहम रुक गया और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। गोया वो मुकाबला शुरू होने से कबल रिवायती अंदाज में मुझसे हाथ मिलाना चाह रहा था। मुझे मालूम था कि ये भी एक फरेब है। हाथ मिलाने की आड़ में वो धोखे से मुझ पर हमला करता। ये कोई रिवायती मुकाबला तो नहीं था, बल्कि इंतहाई गैर रिवायती और गैर जरूरी मुकाबला था, जिसमें मद्दे मुकाबिल के हाथ में हाथ देना हिमाकत थी। मैंने उसकी तरफ हाथ यूं बढ़ाया जैसे उससे हाथ मिलाना मकसूद हो, लेकिन हाथ मिलाने की बजाय मैंने बड़ी फुर्ती से उसके चेहरे पर तमाचा मारा और उससे दूर हटता चला गया। ग्राहम तकरीबन पागल हो गया और पलटकर मुझ पर झपट पड़ा। मैं उससे खासे फासले पर था, इसलिए उसे झुकाई देकर बचने में मुझे जरा भी दिक्कत न हुई। ग्राहम मुंह के बल एक सोफे पर गिरा था और मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी पुश्त पर एक लात जमा दी। मैंने पुरसुकून आवाज में कहा, उठो ग्राहम। तुम समझ रहे थे कि मैं रिवॉल्वर के बल पर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई हथियार इस्तेमाल किए बगैर गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। उठो, अभी तो तुम में बहुत दम होगा। ग्राहम ने उठने में बड़ी तेजी का मुजाहरा किया। गुस्से के मारे उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। इस बार वो कराटे फाइटर्स के अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा था और मैं उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने अपने लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली थी। सब कुछ उस पर मुनहसिर था। अगर वो मुझ पर किक आजमाने की कोशिश करता तो मैं उसका तोड़ और तरह से करता, और अगर वो हाथ से हमला करता तो मैं दूसरा हरबा आजमाता। मुझे तवक्को थी कि वो मुझ पर किक आजमाएगा। कराटे फाइटर्स उमूमन हरीफ से दूर रहकर उस पर हमला करना पसंद करते हैं और इसके लिए किक बेहतरीन होती है। इस मामले में ग्राहम के हौसले की दाद देनी पड़ती है कि उसने मेरी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार करने की कोशिश की। मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन मार खा गया होता। शायद ये उसका मखसूस हरबा था। हरीफ पर गैर मुतवक्के ज़ाविये से हमला किया जाए तो उसका मार खा जाना लाजमी हो जाता है। लेकिन ये भी ग्राहम की बदकिस्मती ही थी कि उसके मुकाबले पर कोई आम आदमी नहीं था। मास्टर ली क्वान का शागिर्द था, जिसकी तरबियत कितनी ही नामुकम्मल सही मगर थी जरूर। मैं किक की तवक्को कर रहा था मगर मेरी तरफ उसका हाथ आया। वो एक ही वार में मेरी गर्दन की हड्डी तोड़कर खेल खत्म कर देना चाहता था। मैंने इंतहाई फुर्ती से खुद को संभाला और अपना सर आगे की तरफ झुका दिया। हदफ इतना नीचे हो चुका था कि अब उसके हाथ का मेरे सर के ऊपर से गुजरना लाजमी हो गया था। जिस तरीके से मैंने खुद को बचाया था वो इंतहाई गलत था। मामूली से मामूली जूडो कराटे जानने वाला भी इस तरीके को गलत करार दे सकता था, इसलिए कि अगर इस मौके पर ग्राहम अपना घुटना ऊपर उठा देता तो उससे बचने की कोई सूरत नहीं थी। लेकिन सवाल ये कि क्या मास्टर ली क्वान का शागिर्द अपने मद्दे मुकाबिल को इतना मौका दे सकता था। मैं पूरी तरह एक्शन में था। मैंने उसके वार से बचने के लिए सिर्फ सर ही नहीं झुकाया था, बल्कि मेरा दायां हाथ भी हरकत में आ चुका था। और जैसे ही उसका हाथ मेरे सर के ऊपर पहुंचा, मैंने उसकी कलाई गिरफ्त में ले ली। ये काम मैंने सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से किया था। 2 उंगलियों और अंगूठे ने मिलकर उसकी कलाई के गिर्द एक ऐसा आहनी हल्का बना दिया था जिससे रिहाई आसान नहीं थी। मैंने इस पर भी बस नहीं किया, बल्कि उसकी कलाई पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जो बदस्तूर मेरे सर के ऊपर थी। ग्राहम इस अचानक उफ्ताद पर बौखला गया था। उसने यकीनन मुझ पर हमला करने के लिए कोई कॉम्बिनेशन तरतीब दिया था, मगर मैंने उसकी पूरी फॉर्मेशन बिगाड़ कर रख दी। फॉर्मेशन बिगड़ जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता। उसे असर नौ स्टार्ट दरकार होता है। बसूरत दीगर वो औंधी सीधी हरकतें करने लगता है। फिर उसकी जद्दोजहद ऐसी होती है जैसी दलदल में फंस जाने वाला कोई शख्स करता है। जितनी ज्यादा वो जद्दोजहद करता है उतना ही फंसता जाता है।
ग्राहम के खिलाफ मुझे ज्यादा जद्दोजहद न करना पड़ी। अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे बढ़ते हुए दबाव के साथ साथ उसे अपनी पोजीशन तब्दील करना पड़ रही थी और फिर चंद ही सेकंड के अंदर अंदर वो मतलूबा पोजीशन में आ गया। उसका पुश्त की तरफ मुड़ा हुआ हाथ मेरी मजबूत गिरफ्त में था। इस मौके पर मैं उसका हाथ तोड़ भी सकता था और उस पर कोई कारी ज़रब भी लगा सकता था, मगर मैंने इन दोनों में से कोई काम न किया और अचानक उसे जोरदार धक्का दिया। उसने बमुश्किल खुद को सामने वाली दीवार से टकराने से बचाया। मैंने ग्राहम से कहा, मैंने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने का अहद किया है ग्राहम, और मैं अपना हर अहद पूरा करता हूँ। ग्राहम सामने वाली दीवार से टिका हाँप रहा था। मैंने कहा, अब तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? आगे बढ़कर मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? अपने अल्फाज की सदाकत साबित क्यों नहीं करते? तुम तो खुद को बड़ा शेजोर समझते थे ना। तुम्हारा ताल्लुक तो सफेद फाम बरतर कौम से है और मैं एक स्याह फाम कमतर नस्ल से ताल्लुक रखने वाला शख्स हूँ। तुम एक पेशावर कातिल और तखरीबकार हो, जबकि मैं तुम जैसों को हकीर रकूमात के इवज तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम करता हूँ। इस एतबार से तुम ही बरतर हुए। जब चाहो मुझे कत्ल कर दो, लेकिन माफ़ करना ग्राहम, बरतर वो नहीं होता जिसके हाथ में हथियार हो। बरतरी का ताल्लुक ज़र्फ से है, अमन पसंदी से है और जियो और जीने दो के उसूल से। तुम लोग हथियारों की दौड़ में लगे हुए हो। खुद तो तुमने हथियारों के अंबार लगा दिए हैं और छोटे ममालिक को आंखें दिखाते हो कि हथियार न बनाएं। हथियार तो हथियार होता है मिस्टर ग्राहम, खा बड़े मुल्क के पास हो या छोटे मुल्क के कब्जे में। जब भी उसे इस्तेमाल किया जाएगा यकसां तबाही फैलाएगा। लेकिन ये बातें तुम्हें कहाँ हजम होंगी? तुम तो बरतरी के घमंड में डूबी हुई कौम से मुतल्लिक शख्स हो। तुम्हारे घमंड का ये आलम है कि तुम बज़ौम खुद जिंदा गिरफ्तार किए ही नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारा ये घमंड चूर चूर करने का तहिया कर लिया है। मेरी पूरी गुफ्तगू के दौरान ग्राहम ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की थी। शायद उसने मेरी बातें ध्यान से सुनी भी नहीं थी। वो तो मुझ पर काबू पाने के मंसूबे बना रहा होगा। मुझ पर हमला करने के लिए नए और ज्यादा मौसर जावियों की तलाश में मगज सोजी कर रहा होगा। डेविड रेयान पूरी तरह मुस्तैद था। विल्सन ने अभी तक हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। उसे खूब अंदाजा हो गया होगा कि मेरे और ग्राहम के दरमियान दखल अंदाजी उसके लिए सरासर खसारे का सौदा ही साबित होगी। मेरी नजरें ग्राहम पर जमी हुई थी। मैंने महसूस किया जैसे उसने दिल ही दिल में कोई फैसला कर लिया हो। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। ग्राहम अचानक ही झुका था और उसने झुककर अपने बाएं मोजे से कोई चीज निकालकर पूरी कुव्वत से मेरी तरफ फेंकी। कमरे में ग्राहम के और मेरे दरमियान एक चमकदार लकीर सी खिंच गई। ग्राहम ने मेरी तरफ खंजर फेंका था जो मेरे कोट की बाईं आस्तीन में दस्ते तक पैवस्त हो गया।